हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसका ऐसे सेक्शन में से ऐसे नंबर 1 जिसका नाम है माय वॉच। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और फनी भी है कहीं ना कहीं ये पूरा ऐसे। और एंड में ये ऐसे आपको एक मैसेज भी देखा जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर जिसने हमारा ये ऐसे लिखा है। सो द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज द ऑथर ऑफ दिस ऐसे। इनका नाम है, मैं बोलना चाहूंगी इनका रियल नेम है सैमुअल एल क्लेमेंस। क्या नाम है इनका? सैमुअल एल क्लेमेंस। इनका बर्थ ईयर 1835 में हुआ था और इनकी डेथ ईयर 1910 में हुई थी। हु यूज्ड द pseudonym मार्क ट्वेन। अब ये जो वर्ड है pseudonym, इसका मतलब होता है कि जब कोई राइटर अपना ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ करता है, कोई दूसरा नाम यूज़ करता है, जिस नाम से वो अपनी राइटिंग की, अपनी नॉवेल्स की इंडस्ट्री में फेमस है, वो नाम यूज़ करता है, उसे हम सुडोनियम कहते हैं। तो ये सुडोनियम यूज़ करते थे मार्क ट्वेन, यानी कि इनका रियल नेम था सैमुअल एल क्लेमेंस, लेकिन ये राइटिंग की इंडस्ट्री में अपना नाम यूज़ करते थे मार्क ट्वेन और इसी नाम से ये फेमस भी हुए। वो एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट थे, यानी हंसी मजाक की चीज़ें बहुत लिखते थे ह्यूमर के ऊपर। ये जो ऐसे हम पढ़ेंगे ये भी काफ़ी आज बहुत फनी सा है। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे एंड नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार भी थे। Brought up in the small town of Hannibal, Missouri, Mark Twain had less than 10 years of schooling. तो इनका जन्म और इनका पढ़ना और बढ़ना एक छोटे से शहर में हुआ था, हैनिबल के, जो मिसौरी में है, और इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई 10 साल से भी कम की है। He worked as a printer's apprentice, a steamboat pilot and a journalist. तो एक प्रिंटर की दुकान पर ही अप्रेंटिस थे यानी ट्रेनी थे, उसके अंडर एज अ ट्रेनी काम करते थे, स्टीम बोट में पायलट थे और एक जर्नलिस्ट थे न्यूज़पेपर के। इन द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर ही ड्रू ऑन हिज बुक चाइल्डहुड। तो जो इनकी किताब थी जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, इसमें इन्होंने अपने खुद के चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के बारे में लिखा है। The Adventures of Huckleberry Finn, which was planned merely as a sequel, went on to become a masterpiece. तो इसी बुक का सीक्वल यानी सेकंड पार्ट बनी द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, और इस किताब में ये सीक्वल थी यानी सेकंड पार्ट थी, और ये किताब बहुत ही मास्टरपीस यानी बहुत ही एक्सेलेंट हुई, बहुत हिट गई मार्केट में। द स्टोरी बीइंग नरेटेड थ्रू एन अनएजुकेटेड बॉय। और इस किताब में जो स्टोरी थी वो कौन नरेट कर रहा है, कौन बता रहा है? एक अनएजुकेटेड बॉय यानी एक अनपढ़ छोटा लड़का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ऑथर। और अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे इस पूरे ऐसे के बारे में। तो ऐसे हमारे ऑथर के बारे में है जिसकी वॉच ख़राब हो जाती है। इन्होंने ये वॉच सिर्फ $200 की ली थी, लेकिन 18 महीने बढ़िया चलने के बाद ये वॉच एक दिन इनसे गिर गई, और जब गिरी तो ये वॉच मेकर यानी घड़ी बनाने वाले, रिपेयर कराने वाले इंसान के पास ले गए। उसने इस घड़ी को खोला, एक आध कुछ पार्ट ठीक किया। जब पार्ट ठीक किया तो वही थोड़ी बहुत सही चलने लगी, लेकिन 4 मिनट पीछे हो गई। फिर कुछ दिक्कत हुई, फिर एक और वॉच मेकर के पास गए वो, तो उन्होंने फिर कुछ घड़ी को खोला, उसका पार्ट ठीक किया। अब घड़ी कभी चल रही थी, कभी रुक रही थी, कभी 18 घंटे कवर कर ले रही थी 12 घंटे में, कभी सिर्फ 6 घंटे कवर कर रही थी पूरे 12 घंटे में। तो इस तरीके से घड़ी ऑन एंड ऑफ एन नंबर ऑफ अनगिनत वॉच मेकर्स के पास जा जाके हमारे ऑथर ने $2000 से $3000 खर्च कर लिए सिर्फ रिपेयरिंग में, तभी भी घड़ी ठीक नहीं हुई। आखिरी में ऑथर परेशान हो जाते हैं और फाइनली वो कहते हैं कि मुझे ये घड़ी पे अब इन्वेस्ट करना ही नहीं है, खर्चा करना ही नहीं है। कहाँ मैंने चंद $200 की खरीदी थी, कहाँ मैं $2000 से $3000 इसकी रिपेयरिंग में ही खर्च कर दिए मैंने। और यहाँ पे वो गिव अप कर देते हैं अपनी वॉच पे कि अब मुझे इस पर इन्वेस्ट या खर्चा नहीं करना है। और एंड में वो देते हैं एक मैसेज। सो वो मैसेज क्या है वो हम एंड में पढ़ेंगे। एंड नाउ लेट्स रीड आवर ऐसे। अब जो आपका ऐसे है वो 2 पार्ट्स में है, तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 1, इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आएगा। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 1। माई ब्यूटिफुल न्यू वॉच हैड रन 18 months without losing or gaining and without breaking any part of its machinery or stopping.
तो ऑथर कहते हैं कि मेरी बहुत सुंदर सी जो मेरी नई घड़ी है वो 18 महीने बढ़िया चली। नई घड़ी ली थी जो 18 महीने चली विदाउट लूजिंग और गेनिंग। लूजिंग और गेनिंग यानी ना कभी इसका टाइम धीरे चला ना कभी ये टाइम से फास्ट चली, बिल्कुल परफेक्टली 18 महीने चली। इसका कोई पार्ट नहीं टूटा 18 महीने तक। इसकी मशीनरी में अंदर, घड़ी के अंदर जो मशीन होती है, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कभी भी अचानक से स्टॉप भी नहीं हुई इन 18 महीनों में। I had come to believe it infallible in its judgments about the time of day and to consider its constitution and its anatomy imperishable. अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। Infallible का मतलब है never making mistakes, कोई ऐसी चीज़ जो कभी गलती नहीं कर सकती है। Anatomy का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, घड़ी के ऊपर से जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है वो। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? द थिंग विच विल लास्ट फॉर एवर, एक ऐसी चीज जो हमेशा अनंत काल तक चलेगी, कभी ना टूटेगी ना कभी खराब होगी। तो ऑथर कहते हैं कि मैं तो इस कदर बिलीव करने लगा था, मेरे अंदर तो ये बिलीव हो गया था कि भाई मेरी घड़ी इनफॉलेबल है, यानी कभी भी कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं कर सकती है और दिन का कोई भी टाइम गलत नहीं बता सकती है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी एनाटॉमी है, जो उसकी बनावट है, वो कभी भी खराब नहीं होगी, वो हमेशा ऐसी की ऐसी, फॉर एवर ऐसी की ऐसी नई ही दिखेगी मेरी घड़ी। बट एट लास्ट वन नाइट आई लेट इट रन डाउन, लेकिन एक दिन रात में आई लेट इट रन डाउन यानी ये घड़ी मुझसे छूट गई, यानी मुझसे गिर गई। आई ग्रीव्ड अबाउट इट। ग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेट फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी दुख की बहुत ज्यादा मात्रा आपके अंदर आ गई है। तो ऑथर को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा कि मेरी घड़ी मुझसे गिर गई। एज इफ इट वर अ रिकॉग्नाइज्ड मैसेंजर एंड अ फोररनर ऑफ कैलामिटी। तो इस लाइन का मतलब है कि मुझे इतना दुख हुआ मेरी घड़ी गिरने का कि ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई कैलामिटी, कोई आपदा आ गई है, कोई विपदा आ गई है, कोई भूचाल आ गया कि अरे मेरी घड़ी गिर गई। बट बाय एंड बाय आई चीयर्ड अप। तो ऑथर बोलते हैं फिर धीरे धीरे मैं चीयर अप होने लगा, यानी थोड़ा सा मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। सेट द वॉच बाय गेस। फिर बोलते हैं ऑथर कि मैंने गेस करके, थोड़ा तुक्का लगा के कि हाँ अभी ये टाइम हो रहा होगा, मैंने अपनी वॉच का टाइम सेट कर दिया। एंड कमांडेड माई बोर्डिंग्स एंड सुपरस्टिशंस टू डिपार्ट। बोर्डिंग्स का मतलब क्या होता है? अ फीलिंग दैट समथिंग इविल विल हैपन, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ इविल, कुछ बुरा होगा। और सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। डिपार्ट यानी चले जाए। तो इस लाइन का मतलब है कि ऑथर कहते हैं कि मैंने घड़ी का टाइम गेस करके, यानी थोड़ा तुक्का लगा के सेट कर दिया था और खुद को मैंने कमांड किया, यानी खुद को मैंने ये समझाया कि ये जो फीलिंग तुम्हें आ रही है ना कि कुछ बुरा होगा, ये अंधविश्वास कि मेरे पे कोई आपदा आ गई, मेरी घड़ी गिर गई, ये सारी फीलिंग्स धीरे धीरे मेरे अंदर से डिपार्ट हो गई, यानी चली गई, यानी अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगा, ऑथर कहते हैं। Next day, I stepped into the chief jewelers to set it by the exact time, and the head of the establishment took it out of my hand and proceeded to set it for me. अब ऑथर कहते हैं अगले दिन मैं चीफ ज्वेलर, एक मेन ज्वेलर की दुकान थी, वहां पे मैं गया इस घड़ी का एग्जैक्ट एकदम करेक्ट टाइम सेट करवाने के लिए। और जो उनकी स्टैब्लिशमेंट यानी जो इस बिजनेस का जो हेड था वहां पे, वो चीफ ज्वेलर का जो बिजनेस का जो हेड था आदमी, उसने मेरे हाथ से घड़ी उतारी और फिर शुरू कर दिया मेरे लिए सेट करना, घड़ी को ठीक ठाक करना उसने। देन ही सेड शी इज 4 minutes स्लो, रेगुलेटर वॉन्ट्स पुशिंग अप। अब घड़ी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शी यानी हियर यूज्ड फॉर अ वॉच, पर्सोनिफिकेशन यूज्ड, यानी शी यूज करा जाता है इंसानों के लिए, बेसिकली जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उसके लिए हम शी वर्ड यूज करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्ड शी यूज हुआ है एक वॉच के लिए, यानी वॉच को ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, कंपेयर करा जा रहा है इंसानों से। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन, कि जब आप एक नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन क्वालिटी से अटैच कर देते हो तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो घड़ी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है क्योंकि घड़ी एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके लिए इन्होंने यूज किया है वर्ड शी, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। फाइन। तो वो जो चीफ ज्वेलर का जो हेड था वहां पे, उसने बोला कि ये जो घड़ी है शी इज 4 minutes स्लो,
कि 4 मिनट धीरे चलेगी आपकी घड़ी, धीरे चल रही है, ये दिक्कत है। और इसके अंदर जो रेगुलेटर है उसको थोड़ा सा बस मैं पुशअप करता हूँ, थोड़ा बहुत ठीक करता हूँ, तो आपकी घड़ी ठीक हो जाएगी। I tried to stop him, tried to make him understand that the watch kept perfect time. But no, all this human cabbage could see what was that the watch was 4 minutes slow and the regulator must be pushed up a little. तो ऑथर बोलते हैं मैंने उसको बहुत कोशिश करी रोकने की, कि भैया उसको समझाने की मैंने कोशिश की कि भैया मत खोलो मेरी घड़ी को, घड़ी बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखा रही है, सिर्फ 4 मिनट धीरे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन नहीं, ये जो ह्यूमन कैबेज, ये जो इंसान था, मीन्स ये जो स्टूपिड पर्सन था, उसने मेरी एक ना सुनी। उसको तो बस ये लग रहा था कि घड़ी 4 मिनट धीरे चल रही है और जो रेगुलेटर है उसको थोड़ा सा पुशअप करना है, और उसने मेरी एक नहीं सुनी। And so while I danced around him in anguish and implored him to let the watch alone, he calmly and cruelly did the shameful deed. तो anguish का मतलब क्या होता है? मेंटल पेन, ग्रेट मेंटल पेन, जब आपको बिल्कुल हेडेक हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। और इम्प्लोड का मतलब होता है टू बेग समवन, जब आप लिटरली किसी से भीख मांगते हो। तो ऑथर बोलता है ऐसा लग रहा था मैं उसके आसपास नाच रहा था, टेंशन हो रही थी मुझे, मैं भीख मांग रहा था उससे कि मत खोलो मेरी घड़ी को, लेकिन उस स्टूपिड इंसान ने मेरी एक न सुनी और उसने कामली, बड़े आराम से और बड़े क्रूअली, यानी बहुत ही जालिमों की तरह उसने ये शर्मनाक काम किया। यानी उसने अपनी मनमानी करी, मेरी सुनी नहीं और मेरी घड़ी खोल के उसको सेट करने लग गया। माई वॉच बिगैन टू गेन, अब जब उसने घड़ी मुझे ठीक करके दी तो माई वॉच बिगैन टू गेन, यानी अब मेरी घड़ी तेज चलने लग गई। पहले तो सिंपल 4 मिनट धीरे चल रही थी, ठीक है, अब मेरी वॉच गेन करने लग गई, यानी टाइम तेज चलने लग गया मेरी घड़ी में। इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे, और हर दिन तेज तेज चलती ही जा रही थी मेरी घड़ी। विद इन अ वीक इट सिकन्ड टू अ रेजिंग फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन द शेड। रेजिंग का मतलब क्या होता है? इन अ क्रेजी मैनर, बिल्कुल पागलों की तरह। तो एक हफ्ते के अंदर तो घड़ी जैसे बीमार हो गई और पागलों की तरह, जैसे लगता है घड़ी को कोई बुखार चढ़ गया था, और वो 150 शेड स्पीड पे मेरी घड़ी चलने लग गई एक हफ्ते के अंदर। एट द एंड ऑफ 2 months it had left all the timepieces of the town far in the rear and was a fraction over a 13 days ahead of the almanac. टाइम पीसेस का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग टाइम। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम टाइम पीसेस कहते हैं। रेयर यानी बिहाइंड, पीछे छोड़ देना। एल्मेनैक का मतलब क्या होता है? कैलेंडर, कैलेंडर जो हम यूज करते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि भाई 2 महीने जब होने वाले थे तो 2 महीने के आखिरी में तो ऐसा लग रहा था मेरी घड़ी ने इस दुनिया के सारे टाइम पीसेस, सारे टाइम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को पीछे छोड़ दिया है शहर में। और 13 दिन, कितने डेज? 13 डेज कैलेंडर से आगे चलने लगी मेरी घड़ी। कैलेंडर से भी 13 दिन आगे चलने लगी, इतनी फास्ट हो गई मेरी वॉच। रिपेयर करने के बाद इट वॉज अवे इन नवंबर एंजॉइंग द स्नो while the October leaves were still turning. अब ये जो वर्ड है इट, ये किसके लिए यूज किया गया है? वॉच के लिए। तो वो बोल रहे थे कि अभी प्रेजेंटली अक्टूबर चल रहा था और लीव्स वर स्टिल टर्निंग, यानी कि पतझड़ का महीना चल रहा था, पत्तियां ग्रीन से येलो होने वाली थी, पत्तियां झड़ रही थी, अभी वो टाइम चल रहा था, लेकिन घड़ी तो 13 दिन आगे पहुंच गई। तो बेसिकली घड़ी नवंबर का टाइम दिखा रही थी जब स्नो होता है। तो वो बता रहे हैं कि घड़ी तो स्नोफॉल एंजॉय कर रही थी नवंबर का महीने का, यानी उस टाइम पे चल रही थी, जबकि प्रेजेंटली अभी अक्टूबर चल रहा है, पतझड़ का महीना, लीव्स ग्रीन से येलो हो रही थी, इस तरीके से टाइम चल रहा था। It hurried up house rent, bills payable and such things in such a ruinous way that I could not abide it. Ruinous का मतलब क्या होता है? Causing serious problems with money matters. जब पैसों के मामले में कुछ सीरियस प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने लगे तो उसे हम ruinous कहते हैं। Abide का मतलब क्या होता है? Not able to tolerate something. जब आप कोई चीज़ tolerate अब नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे कोई चीज़। तो ऑथर बोलते हैं क्योंकि घड़ी तेज चल रही थी तो मुझे बार बार वो अलार्म बजा रही थी कि भाई अरे हाउस का जो रेंट है, घर का जो किराया है, वो पे करने का टाइम आ गया, जबकि अभी टाइम भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, वो नवंबर में पहले से ही बता रही थी।
तो दिसंबर की चीज़ वो नवंबर में बता रही है और ऑलरेडी अभी अक्टूबर चले थे क्योंकि घड़ी 13-15 दिन आगे पहुंच गई थी। भाई कुछ बिल्स देने तो उसका भी बार बार अलार्म दे रही थी कि बिल पे करना है, बिल पे करना है, और ऐसी बहुत सी मनी मैटर की चीज़ें बार बार बता रही थी, जिससे ऑथर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और उनको उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या ही फालतू कर रही है ये मेरी घड़ी। आई टुक इट टू द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड। अब इसको हमारे ऑथर फिर से एक वॉच मेकर के पास ले गए, उसको रेगुलेट कराने के लिए, यानी सही कराने के लिए। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर हैड इट रिपेयर्ड। तो ये वाला वॉच मेकर ऑथर से पूछता है क्या पहले कभी आपने इस घड़ी को रिपेयर कराया है? आई सेड नो, इट हैड नेवर नीडेड एनी रिपेयरिंग। अब ऑथर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने कभी कुछ रिपेयर नहीं कराया, इसको कभी रिपेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑथर ने कुछ भी नहीं बताया। He looked a look of vicious happiness and eagerly pried the watch open, and then put a small dice box into his eye and peered into its machinery. Vicious का मतलब क्या होता है? Likely to destroy something. Vicious happiness आ गई थी उस वॉच मेकर के चेहरे पे, यानी ये सुन के वो वॉच मेकर बहुत खुश हो गया कि अच्छा अरे पहले कभी रिपेयर नहीं किया, चलो अब मैं मतलब ऑथर को ऐसा लग रहा था कि मनी इतना खुश हो रहा है ये बात सुन के कि अब ये मेरी घड़ी डिस्ट्रॉय करेगा, यानी अब ये भी मेरी घड़ी को खोलेगा और इसकी मशीनरी चेक करेगा। प्राइड का मतलब क्या होता है? ट्राई टू फाइंड आउट, कुछ ढूंढे कि भाई कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उस वॉच मेकर ने भी यही किया, घड़ी को खोला और ढूंढने की कोशिश करी कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उसने एक छोटा सा डाइस बॉक्स ऐसे अपनी आंख पे रखा और पूरे जो घड़ी के अंदर मशीनरी होती है उसको पूरा उसने चेक किया। He said it wanted cleaning and oiling besides regulating and asked me to come in a week. इस वाले वॉच मेकर ने बोला कि भाई घड़ी में रेगुलेशन की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन साथ में थोड़ी क्लीनिंग करेंगे और थोड़ी ऑयलिंग करेंगे, साफ सफाई ऑयल वॉयल लगा के घड़ी को सही करेंगे, तो अब आप एक हफ्ते बाद आना घड़ी लेने मुझसे। After being cleaned and oiled and regulated, my watch slowed down to that degree that it ticked all appointments I go to, missing my dinner. अब भैया एक हफ्ता हो गया, ऑथर गए अपनी घड़ी लेने के लिए, अब क्लीनिंग भी हो गई, ऑयलिंग भी हो गई, रेगुलेट भी हो गई, पूरी घड़ी सब बढ़िया हो गया। अब इनकी वॉच बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। पहले तो इतनी तेज़ चल रही थी कि पहले से ही सब चीज़ें बता रही थी, अब इतनी स्लो हो गई इनकी घड़ी, इतनी स्लो हो गई। टिक्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक रेगुलर शॉर्ट साउंड, जो घड़ी की टिक टिक की जो आवाज़ होती है उसे हम टिक कहते हैं। तो अब इस कदर की स्लो डाउन हो गई इनकी वॉच कि भैया जितने भी इनके मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स थे ऑथर के वो सब मिस करते जा रहे थे। मिसिंग माई डिनर, भाई अभी ऑथर को लग रहा होगा कि भाई अभी तो भाई 9 ही बज रहे हैं भाई, रात के 9 बज रहे हैं, अभी मैं 10 बजे तक डिनर लेता हूँ, पता पड़े भाई अभी तो पता नहीं क्या ही टाइम चल रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स मिस हो गए, डिनर टाइम मिस हो गया, इतनी स्लो हो गई घड़ी। टाइम देखे अरे अभी तो 12 बज गए, मेरे को तो लग रहा था 9 बज रहे। तो इस तरीके से ऑथर के सब अपॉइंटमेंट्स, डिनर टाइम, मीटिंग सब मिस होते जा रही थी क्योंकि घड़ी बहुत स्लो हो गई थी। I gradually drifted back into yesterday, then the day before into the last week, and by the comprehension came upon me that all solitary and alone I was lingering alone in the week before last and the world was out of sight. अब comprehension का मतलब क्या होता है? To understand something. अब धीरे धीरे ऑथर को ये चीज़ अंडरस्टैंड यानी समझ में आने लगी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अलोन, बिल्कुल अकेला, जहाँ कोई ना हो। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? टू रिमेन समवेयर फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, किसी ऐसी जगह पे आप रह रहे हो या पहुंच गए हो जहाँ यूजुअली आप इतना देर तक रहते नहीं हो। तो ऑथर बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लगने लगा था और मुझे वैसा समझ में आने लगा था कि मैं पहले क्योंकि घड़ी स्लो डाउन हो गई तो ऑथर को लगा मैं एक दिन पहले पहुंच गया, एक दिन पहले चल रहा हूँ, फिर उनको लगा मैं 2 दिन पीछे चल रहा हूँ, फिर उनको लगा मैं 1 हफ्ते पीछे चल रहा हूँ। धीरे धीरे ऑथर को लगने लगा कि मैं पास्ट में बिल्कुल अलोन, बिल्कुल सॉलिटरी किसी ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मैं बिल्कुल दुनिया से बहुत परे हूँ, बिल्कुल दुनिया से परे सुस्त पड़ा हूँ बिल्कुल एकदम, और अकेला घूम रहा हूँ जहाँ यूजुअली मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे प्रेजेंट में, क्योंकि घड़ी पीछे चल रही तो ऐसा लग रहा है मेरा समय भी पीछे चला गया है। I seemed to detect in myself a sort of sneaking fellow feeling for the mummy in the museum and a desire to swap news with him. Detect का मतलब क्या होता है? To notice something. जब आप किसी चीज़ को नोटिस करते हो, देखते हो, समझते हो। Sneaking का मतलब क्या होता है? Secretive, बिल्कुल सीक्रेटली, चुपचाप। तो ऑथर कहते हैं अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं इतना पीछे चला गया हूँ कि अब ऐसा लगने लगा है कि मैं चुपचाप उससे दोस्ती कर लूँ, मम्मी से, जो म्यूजियम में मम्मीज रहती थी,
कहता है अब तो ऐसा लग रहा है उस जमाने में पहुंच गया हूं कि म्यूजियम में रहने वाली मम्मी से फेलोशिप यानी फ्रेंडशिप कर लूं, दोस्ती कर लूं, उसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करूं, और जितनी भी मेरे पास न्यूज़ है यानी जितनी भी मेरे पास खबर है, जितना भी मेरे पास मेरे व्यूज़ मेरे विचार हैं, सब किससे स्वैप करूं यानी किससे एक्सचेंज करूं, किससे अपने विचार शेयर करूं, मम्मी से। क्योंकि दुनिया से तो अब ऐसा लग रहा है बहुत पीछे पहुंच गई हूँ, क्योंकि घड़ी तो मेरी पता नहीं कहाँ ही पीछे चलने लगी है, बहुत बहुत स्लो टाइम दिखा रही थी। आई वेंट टू अ वॉच मेकर अगेन। अब ऑथर फिर से अब एक तीसरे वॉच मेकर के पास गए हैं अपनी घड़ी को बनवाने। He took the watch all to pieces while I waited and then said the barrel was swelled. तो अब उसने भी घड़ी पूरी खोली, पूरे पीसेस में कर दी घड़ी को अलग अलग। अब बोला कि जो बैरल है आपकी घड़ी का यानी कि जो ये वाला पोर्शन है आपकी घड़ी के अंदर वो स्वेल्ड है यानी थोड़ा सूज गया है। He said he could reduce it in 3 days. उसने बोला मैं 3 दिन में इसको थोड़ा कम करके इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आऊंगा। After this the watch averaged well but nothing more. इसके बाद घड़ी एवरेज यानी ठीक ठाक चलने लगी बट नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फॉर अ हाफ डे इट वुड गो लाइक द वेरी मिस्chief एंड कीप up such a barking and wheezing and whooping and sneezing and snorting that I could not hear myself think for the disturbance. तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। बार्किंग यानी भौंकना, व्हीजिंग का मतलब क्या होता है, विसल साउंड, जो सीटी का साउंड होता है उसे व्हीजिंग कहते हैं। वूपिंग मतलब क्राइंग साउंड, जैसे कोई छोटे बच्चे की रोने की जो आवाज होती है उसको वूपिंग कहते हैं। स्नॉटिंग मतलब टू मेक नॉइज वाइल ब्रीदिंग थ्रू द नोज, जब कभी कभी कोई सो रहा होता है, किसी को जुकाम होता है तो नाक से जब वो सांस लेते हैं तो ऐसे सीटी जैसे आवाज निकलती है नाक से, उसे स्नॉटिंग कहते हैं। स्नीजिंग यानी छींकना। तो ऑथर बोलते हैं कि अब मैंने घड़ी बनवा ली बट बस समझो घड़ी बन ही गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, यानी वो ये सरकास्टिकली बोल रहे हैं। बोलते हैं आधे दिन घड़ी ऐसा लग रहा था मिस्चिफ कर रही है, इतनी मस्ती कर रही है, कभी उसमें से भौंकने की आवाज़ आ रही है, कभी सीटियों की आवाज़ आ रही है, कभी छोटी छोटी रोने टाइप की आवाज़ आ रही है, कभी ऐसा लग रहा है घड़ी छींक रही है, कभी लग रहा है घड़ी पुश कर रही है, पुश हो रही है, अंदर मशीनरी डिस्टर्ब हो रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि नाक से सीटी निकलने वाली आवाज़। तो इस तरीके से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा था उनकी घड़ी में से बार बार साउंड्स का कि उनको लग रहा था कि मैं अपने आसपास जो नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्बेंस है उसको क्या ही सुनूं, उससे क्या ही डिस्टर्ब हूँ जब मैं मेरी घड़ी खुद को मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा डिस्टर्बेंस मुझे क्या ही डिस्टर्ब करेगा जब मेरी खुद की घड़ी मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है। एंड एज इट हेल्ड आउट देयर was not a watch in the land that stood by chance and against it. इस लाइन का मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का मतलब है कि अब इस दुनिया में कोई भी ऐसी वॉच, कोई भी ऐसी घड़ी नहीं बची थी इस लैंड में यानी इस दुनिया में जो अब मेरी घड़ी का मुकाबला कर पाए, क्योंकि मेरी घड़ी कभी फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कुछ भी करी, तो कोई भी घड़ी अब मेरी घड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। But the rest of the day it would keep on slowing down and fooling along until all the clocks it had left behind caught up again. It would show a fair and square average and no man could say it had done more or less than its duty. तो अब तीसरी बार जब ये वॉच मेकर के पास अपनी घड़ी ले गए थे तो आधा घंटा तो जैसे ऑथर ने स्लाइड में बताया कि बहुत डिस्टर्बिंग हुआ, बार्किंग, वीजिंग, वूपिंग, स्नॉटिंग, स्नीजिंग, सब कुछ डिस्टर्बेंस किया, बहुत तेज चलने लग गई थी। अब बाकी का बचा हुआ दिन यानी रेस्ट ऑफ द डे क्या करिए, अब जैसे 24 घंटे होते हैं एक घड़ी में, क्या होते हैं 24 घंटे, डिवाइड कर लो 12-12 घंटे, तो भाई हाफ डे में क्या कर रही थी, इस 12 घंटे में 18 घंटे 18 आवर्स कवर कर रही थी 12 आवर्स में, यानी कि घड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। आधे दिन में 18 घंटे कवर कर ले रही थी 12 घंटे में, और बाकी बचे हुए दिन पे क्या कर रही थी, मान लो सिर्फ 6 आवर्स कवर कर रही थी 12 आवर्स में, यानी बाकी बचे हुए दिन में घड़ी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, स्लो चल रही थी। तो ऑथर बोल रहे हैं और दिन में एक टाइम तो ऐसा आ ही रहा था कि 12 पे 12 बजा दे रही थी, यानी सही टाइम दिखा दे रही थी। तो ऑथर बोलते हैं कि कभी इतनी फास्ट चल रही है, कभी इतनी स्लो चल रही है, और कभी सही टाइम भी दिखा दे रही है, यानी इट वुड शो अ फेयर एंड स्क्वायर एवरेज, यानी कभी इक्का दुक्का बार सही टाइम दिखा भी देती थी मेरी घड़ी। एंड नो मैन, कोई भी आदमी अगर देखेगा उस टाइम पे मेरी घड़ी को तो बोलेगा कि हाँ घड़ी तो अपनी ड्यूटी कर रही है, यानी अपना जो काम है टाइम दिखाने का, सही टाइम दिखाने का, वो तो सही टाइम दिखा रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरी घड़ी आधे दिन बहुत तेज चल रही थी और आधे दिन बहुत स्लो चल रही थी, तो इस तरीके की क्रेजी हो गई थी मेरी घड़ी, ऑथर का कहना है। अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है हमारी
ऐसे का। बट अ करेक्ट एवरेज इज ओनली अ माइल्ड वर्च्यू इन अ वॉच एंड आई टुक दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर वॉच मेकर। तो ऑथर बोलते हैं कि बस पर मुझे तो अभी अपनी घड़ी को एक एवरेज टाइम पे लाना था, यानी करेक्ट टाइम पे लाना था। सही तो चल नहीं रही थी मेरी घड़ी, तो मैं फिर से मेरे इंस्ट्रूमेंट को, मेरी घड़ी को कहाँ ले गया एक अनदर वॉच मेकर के पास। तो यानी कि ये अब चौथा वॉच मेकर है जिसके पास ऑथर अपनी घड़ी को लेकर गए हैं। He said the king bolt was broken। अब वो बोलता है ये वाला वॉच मेकर कि भाई आपकी घड़ी के अंदर जो किंग बोल्ट नाम का पार्ट है वो टूटा हुआ है। I said I was glad it was nothing more than serious। तो ऑथर बोलता है चलो मैं ग्लैड हुआ, मैं सुन के खुश हुआ कि चलो किंग बोल्ट टूटा है, वो ठीक कर देगा, इससे ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम मेरी घड़ी में नहीं है। To tell the plain truth, I had no idea what the king bolt was, but I did not choose to appear ignorant to a stranger। अब ऑथर बोलता है सच्ची बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था कि किंग बोल्ट होता क्या है, लेकिन एक स्ट्रेंजर, एक अनजाने आदमी के सामने ऐसा बोलता कि मुझे पता नहीं है क्या, तो भाई वो बहुत अजीब लगता है, मेरे लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मैंने उसको कुछ ना बोला। He repaired the king bolt, but what the watch gained in one way, it lost in another। तो ऑथर बोलता है कि ठीक है, इस वॉच मेकर ने जो किंग बोल्ट नाम का जो पार्ट था उसको रिपेयर कर दिया, लेकिन what the watch gained in one way, it lost in another। यानी एक तरफ किंग बोल्ट ठीक किया, ये चीज़ ठीक हुई, तो दूसरी तरफ खो दिया वॉच ने, यानी वॉच में फिर दूसरी कोई नई प्रॉब्लम आ गई। एक तरफ से ठीक हो रही है तो दूसरी तरफ से कोई नई प्रॉब्लम आ जा रही है वॉच में। It would run a while and then stop a while and then run a while again and so on, using its own discretion about the intervals। ऑथर बोलते हैं अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब थोड़ी देर सही चलती थी फिर स्टॉप हो जाती थी, फिर थोड़ी देर सही चलती थी फिर स्टॉप हो जाती थी, और ऐसा बार बार होता था डिस्क्रिशन से। डिस्क्रिशन यानी द फ्रीडम टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। तो ऑथर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसा घड़ी को अच्छा लग रहा था, जब मन कर रहा था चल रही थी, जब मन कर रहा था स्टॉप हो रही थी, जब चल रही थी जब स्टॉप, अपने मन से इंटरवल्स यानी थोड़ी थोड़ी देर में रुक रही थी और चल रही थी। अब घड़ी में ये प्रॉब्लम आ गई। एंड एवरी टाइम इट वेंट ऑफ इट किक बैक लाइक अ मस्किट। अब मस्किट क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ लॉन्ग गन यूज्ड बाय सोल्जर्स। पुराने ज़माने में एक लंबी सी गन होती थी जो सोल्जर्स यूज़ करते थे, कुछ इस टाइप की वो होती थी। तो जब भी इस गन को कट ट्रिगर दबाते थे, सोल्जर ट्रिगर दबाए तो इस तरीके से पुश देती थी। तो ऑथर बोलते हैं कि जब भी मेरी घड़ी स्टॉप हो रही थी, वो मस्किट गन जैसे एक क्या कर रही थी, किक बैक कर रही थी, यानी कि एक पुश आ रहा था मेरे हाथ पे इस तरीके से कि एकदम से धचका झटका देके मेरी घड़ी बंद हो जा रही थी। I padded my breast for a few days but finally took the watch to another watchmaker। I padded my breast for a few days मतलब मैंने अपने दिल को कुछ दिन तक इस तरीके से समझाया कि अरे चलो कोई बात नहीं, और फिर मैं फिर से एक नए वॉच मेकर के पास अपनी घड़ी को ले गया। अब ये 5वां वॉच मेकर है जिसके पास ऑथर अपनी घड़ी को रिपेयर कराने के लिए ले गए हैं। He picked it all to pieces and turned the ruin over and over under his glass and then he said there appeared to be fresh start। रूइन का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ खराब कर देना, बर्बाद कर देना। तो इस वॉच मेकर ने भी घड़ी उठाई और उसको पूरा खोल दिया और अलग अलग पीसेज में निकाला कि क्या दिक्कत है, और उसने अपने ग्लास यानी अपने अंडर द ग्लास मीन्स अपने चश्मे से पूरी मशीनरी देखी और फिर बोला इसको तो पूरा फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी पूरा नया ही इसको पूरा मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। It did well now, except that always at 10 minutes to 10, the hands would shut together like a pair of scissors and from that time forth they would travel together। तो ऑथर बोलते हैं कि अभी रिपेयर करवा दिया, it did well now यानी अब सही चल रही थी, except लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, जब भी घड़ी में 10 minutes to 10 होते थे यानी 10 बजने में अभी 10 मिनट होते थे, बेसिकली 9:50 का जब भी टाइम होता था इस तरीके से, तो जैसे जब कैची सिजर चलाता तो सिजर के दोनों पार्ट्स एक साथ चलते हैं, मेरी घड़ी के भी दोनों कांटे एक साथ चलने लगते थे। यानी जैसे 10 बजने में 10 मिनट हुए, दोनों घड़ी की सुई, दोनों घड़ी के कांटे 10 पे इस तरीके से आए, तो ये दोनों कांटे एक साथ चलने लगेंगे, पूरे एक साथ गोल साथ घूमने लगेंगे। अब ये प्रॉब्लम आ गई थी इसकी घड़ी में। The oldest man in the world could not make the head or tail of the time of the day by such a watch, and so I went again to have the thing repaired। तो ऑथर बोलते हैं कि जो इस दुनिया का सबसे बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, यानी बूढ़े व्यक्ति का मतलब है सबसे समझदार से समझदार व्यक्ति भी इस घड़ी का हेड और टेल नहीं बता पाएगा, यानी इस घड़ी का टाइम नहीं बता पाता कि भाई समय क्या हो रहा है। तो इसी वजह से फिर से मैं एक वॉच मेकर के पास गया अपनी वॉच को रिपेयर कराने, छठी बार
अब 6th वॉच मेकर के पास ही अपनी घड़ी को ठीक कराने आए हैं। This person said that the crystal had got bent and the main spring was not straight. अब इस छठे नए वॉच मेकर ने क्या बोला कि भाई आपकी घड़ी में जो क्रिस्टल है वो गॉट बेंट हो गया, यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, और जो मेन स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग होती है ना अपनी घड़ी में अंदर इस तरीके से जो स्प्रिंग होती है, जो आपकी स्प्रिंग है ना वो स्ट्रेट नहीं है, यानी सीधी नहीं है, कुछ आड़ी टेढ़ी हो गई है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। He made these things all right and then my timepiece performed unexceptionally. तो ऑथर बोलते हैं कि इस नए वॉच मेकर ने मेरी ये सारी चीज़ें राइट कर दी घड़ी में, और मेरा जो टाइम पीस है यानी जो मेरी वॉच है अब बहुत अनएक्सेप्शनली यानी बहुत ही परफेक्टली अब सही से चल रही थी। Save that now and then, after working along quietly for nearly 8 hours, everything inside would let go of a sudden and begin to buzz like a bee. तो ऑथर बोलते हैं घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी मेरी, और 8 घंटे तक, 8 hours लिखा है ना, 8 घंटे तक बिल्कुल सही चली, और पता नहीं इसके अंदर सडनली अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी घड़ी बी, हनी बी यानी एक मधुमक्खी की तरह बज करने लगी, जैसे हनी बी साउंड निकालती है ना ऐसे ज़्ज़ वाला, इस तरीके से कुछ सडनली मेरी घड़ी में आवाज़ आने लगी। बढ़िया चली 8 घंटे, फिर पता नहीं साउंड निकालने लगी मेरी घड़ी। And the hands would straight away begin to spin round and round so fast that their individuality was lost completely. तो जो घड़ी के हैंड्स है, हैंड्स यानी घड़ी के जो कांटे, वो इस तरीके से स्पिन करने लगे, इस तरीके से गोल गोल राउंड राउंड इतनी फास्ट घूमने लगे मेरी वॉच में कि जैसे कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठे हैं, यानी कि घड़ी के कांटे जैसे खुद पर से अपना आपा खो बैठे, इस तरीके से फास्ट फास्ट चलने लग गए। And they simply seemed a delicate spider's web over the face of the watch. तो घड़ी का जो ये हिस्सा होता है इसको घड़ी का फेस कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब घड़ी का फेस देख रहा हूँ वॉच में, तो ऐसा लग रहा है कोई मकड़ी का जाला बन रहा है, इतनी तेज 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 वो चल रही है। She would reel off the next 24 hours in 6 or 7 minutes and then stop with a bang. Reel off का मतलब क्या होता है? Move fast without any effort. बिना एफर्ट, बिना मेहनत करे जब आप ऐसे फास्ट 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 चलते जाते हो, उसे रील ऑफ कहते हैं। अगेन ये जो वर्ड है शी, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, शी यूज हुआ है यहाँ घड़ी के लिए। तो बोल रहे हैं कि घड़ी, ऐसा लग रहा था कोई मेहनत नहीं कर रहा है, घड़ी के कांटे और फटाफट फटाफट फास्ट 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 गोल गोल इतनी तेज तेज घूमने लगे कि ऐसा लगा उन्होंने 24 घंटे 24 आवर्स 6 से 7 मिनट में कवर कर लिए, यानी पूरे 24 आवर्स घड़ी ने फास्ट चल चल के 6 से 7 मिनट्स में कवर कर लिए थे। इतनी तेज चलने लगे घड़ी के कांटे, और फिर सडनली घड़ी एक बैंग के साथ क्या हो गई? स्टॉप। बैंग यानी अ सडन लाउड साउंड, तो एक आवाज आई बहुत जोर से झटका हुआ और घड़ी फिर बंद हो गई। I went to a heavy heart to one more watchmaker. अब भैया ऑथर पागल ही हो गए अपनी घड़ी के लिए। अब बड़ा भारी दिल करके वो फिर से एक 7वें वॉच मेकर के पास गए अपनी घड़ी को ठीक कराने के लिए। एंड लुक्ड ऑन वाइल ही टुक हर टू पीसेस, और इस वॉच मेकर ने भी खोल के अलग अलग पीसेस दूर कर दिए, अलग अलग पीसेस में सेपरेट कर दिया पूरी घड़ी को। देन आई प्रिपेयर्ड टू क्रॉस क्वेश्चन हिम रिजिडली, फॉर दिस वॉज गेटिंग सीरियस। रिजिडली का मतलब क्या होता है? थोड़ी कठोरता से। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने थोड़ी कठोरता से उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या दिक्कत है मेरी घड़ी में, बार बार क्यों प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था, बार बार घड़ी के लिए उसको रिपेयरिंग करानी पड़ रही थी। द वॉच हैड कॉस्ट $200 ओरिजिनली जब ऑथर ने अपनी घड़ी खरीदी थी तो सिर्फ $200 $200 की खाली घड़ी खरीदी थी। एंड आई सीम टू हैव पेड 2 or 3,000 फॉर रिपेयर, और ऐसा लग रहा है अब रिपेयर कराने में, इसकी मरम्मत कराने में, सुधारने में 2,000 से $3,000 खर्च हो गए। तो ऑथर का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया भाई कि क्या दिक्कत है घड़ी में। While I waited and looked on, I presently recognized in this watchmaker an old acquaintance. तो ऑथर सोचते हैं इस वॉच मेकर को देखिए कि यार मैंने ना ये ना मेरा कोई ओल्ड एक्वेंटेंस, कोई पुराना जाना पहचाना लग रहा है मुझे ये वॉच मेकर मुझे। तो ऑथर उसको देखने लगे, तो ऑथर को याद आया कि अरे ये तो अ स्टीम बोट इंजीनियर ऑफ अदर डेज है, यानी पुराने ज़माने में ये तो स्टीम बोट इंजीनियर था, यानी जो स्टीम बोट होती है उसको चलाने वाला एक इंजीनियर था, अदर डेज यानी पुराने ज़माने का, थोड़े पुराने दिनों का। एंड नॉट अ गुड इंजीनियर, और ये कोई अच्छा इंजीनियर भी नहीं था, कोई इतना स्किल नहीं थी इसके अंदर। ही एग्जामिन्ड ऑल द पार्ट्स केयरफुली जस्ट एज द अदर वॉच मेकर्स हैड डन। एग्जामिन्ड मतलब चेक्ड, तो इसने भी
उन सारे वॉच मेकर्स की तरह इसने भी वो घड़ी के सारे पार्ट्स को खोला, चेक किया और देखा, एंड देन डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट विद द सेम कॉन्फिडेंस ऑफ मैनर। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट या डिसीजन। तो जैसे दूसरे वॉच मेकर्स पूरे पार्ट्स खोल दे रहे थे, बार बार घड़ी कर बोल रहे थे फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा इसमें ये करना पड़ेगा वो, तो इसने भी वही अपना जजमेंट डिलीवर किया जैसे दूसरे वॉच मेकर्स कर रहे थे, उसी कॉन्फिडेंस के कि इसको तो पूरा फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा इसको पूरी मरम्मत, पूरी रिपेयरिंग लगेगी। तो उसने भी यही चीज बोली। ही सेड, और क्या बोला इस स्टीम बोट इंजीनियर ने जो कि वॉच मेकर था? शी मेक्स टू मच स्टीम, यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वाल्व। अब शी मेक्स टू मच स्टीम, तो ये स्टीम बोट इंजीनियर बोलता है कि आपकी गाड़ी में से बहुत ज्यादा स्टीम यानी बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। अब क्योंकि स्टीम बोट इंजीनियर था तो बोलता है आपकी गाड़ी में से स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, कुछ भी बोलने लगा। तो आप यू वांट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वाल्व। मंकी रेंच क्या होता है? ये जो पार्ट होता है इसको मंकी रेंच कहते हैं। और सेफ्टी वाल्व का मीनिंग क्या होता है? डिवाइस इन अ मशीन दैट अलाउज स्टीम और गैस टू एस्केप फ्रॉम इट। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है सेफ्टी वाल्व। ये जो सेफ्टी वाल्व होता है, जब भी किसी मशीन में या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत स्टीम या गैस भर जाती है तो इस पार्ट को उसमें फिक्स कर देते तो पूरी स्टीम निकल आती है। तो वो बोलता है कि आप मंकी रेंच की मदद से इस तरीके से कसो और ये जो आपका सेफ्टी वाल्व है इससे पूरी स्टीम निकाल दो अपनी घड़ी में से, ऐसा कर लो आप। आई ब्रेन्ड हिम ऑन द स्पॉट एंड हैड हिम बरीड एट माई ओन एक्सपेंस। अब ऑथर बोलते हैं मैंने बहुत ब्रेन किया है, मैंने इतना अपना दिमाग लगाया और फिर मैंने सोच लिया कि अब भले मैं इस घड़ी को कहीं बरी कर दूंगा, कहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अब अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे लागू नहीं करूंगा इस घड़ी पे। चाहे अब ये टूट जाए, खत्म हो जाए, अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कुछ भी कह रहा है कि घड़ी में स्टीम भर गई है, स्टीम निकालो। ऐसा कभी होता है क्या? माई अंकल विलियम, नाउ डिजीज्ड, alas, used to say that a good horse was a good horse until it had run away once, and that a good watch was a watch until the repairers got a chance at it. अब डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? डेड, यानी जिसकी डेड हो चुकी है। तो अब ऑथर कहते हैं कि मेरे एक अंकल विलियम थे, अब वो मर चुके हैं, अल्लाह से, यानी बड़े दुख की बात है कि अब वो नहीं रहे। तो ऑथर कहते हैं कि वो कहते थे कि एक अच्छा घोड़ा वो घोड़ा होता है until it had run away, जब तक वो दौड़ रहा है रेस में और तुम्हें जिता रहा है तब तक वो बढ़िया घोड़ा है। उसी तरीके से एक अच्छी घड़ी, एक अच्छी वॉच भी वही वॉच होती है जब तक रिपेयरर्स का, यानी घड़ी बनाने वालों का उस पर कोई हाथ नहीं डाला, यानी कोई चांस नहीं मिला। यानी जिस दिन घड़ी बनाने वालों ने घड़ी आपकी खोल दी कि चलो अब मैं इसको ठीक करता हूँ, समझ लो उस दिन से आपकी घड़ी का बैकवर्ड काउंटिंग शुरू, कोई वो ठीक नहीं होगी, आने वाले टाइम में वो खराब ही होगी। तो इस तरीके से अपने अंकल विलियम की उनको कुछ बातें याद आ रही थी ऑथर को। And he used to wonder what became of all the unsuccessful tinkers and gunsmiths and shoemakers and engineers and blacksmiths, but nobody could ever tell him. अब यहाँ वर्ड आया है tinkers. Tinkers का मतलब क्या होता है? People who try to repair something without any knowledge or skill. तो वो लोग जो किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं, सुधारते हैं, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं कि कैसे करना है, फिर भी लगे हुए हैं सही करने में। गन स्मिथ्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो गन बनाते हैं या गन को रिपेयर करते हैं, बंदूकों को। शू मेकर्स यानी जो जूते बनाते हैं या जूतों को रिपेयर करते हैं। इंजीनियर्स वही जो इंजीनियर्स होते हैं। ब्लैक स्मिथ्स कौन होते हैं? लोहार, जो आयरन मिल्स मतलब में काम करते हैं, लोहे के से रिलेटेड काम करते हैं। तो आखिरी में ऑथर वंडर करने लगे, यानी हैरान होने लगे और सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या हो गया था मेरी घड़ी में कि सारे टिंकर्स, गनस्मिथ, शू मेकर्स, इंजीनियर्स, ब्लैकस्मिथ, जिसको मैंने घड़ी दिखाई अपनी, इतने वॉच मेकर्स को दिखाई, सब लोग अनसक्सेसफुल रहे, यानी कोई भी मेरी घड़ी को परफेक्टली ठीक नहीं कर पाया। और जब ऑथर ने इन सब लोगों से ये सवाल पूछा कि भाई क्या दिक्कत थी मेरी घड़ी में, क्यों नहीं मेरी घड़ी ठीक हो पाई, तो नोबडी कुड एवर टेल हिम, किसी ने इसको कोई सही जवाब दे ही नहीं पाया, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है खत्म। और अब बारी आती है मैसेज की, जो कि ऑथर हमें यहाँ देना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो अगर इस पूरी ऐसे का अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करो तो बहुत से अलग अलग मैसेज निकलते हैं, बट जहाँ मुझे लगता है वो ये है कि ऑथर ये मैसेज देना चाह रहे कि अगर किसी भी चीज़ की ओरिजिनलिटी
जो ओरिजिनली वो चीज़ अगर आप उसको ख़त्म करोगे तो वो चीज़ कभी बेटरमेंट की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगी, वो उसका बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो पिछड़ती जाएगी। उसी तरीके से घड़ी जब शुरुआत में सिर्फ गिरी थी तो 4 मिनट पीछे चल रही थी, उसको कुछ नहीं कराना था, चलती रहती। भाई जो भी टाइम देखता वो 4 मिनट पहले देखता या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से घड़ी का टाइम ठीक कर लेता, घड़ी बढ़िया चलती। लेकिन वो 7 वॉच मेकर्स के पास गया, बार बार उसकी ओरिजिनलिटी में ऑथर ने क्या किया, डिस्टर्बेंस किया। इस वजह से घड़ी अल्टीमेटली खराब ही हो गई और बहुत पैसे भी खर्च हो गए उस घड़ी को सिर्फ रिपेयर करने में। सो दिस वॉज अ मैसेज इन दिस ऐसे। माई वॉच इज वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ मार्क ट्वेन। अभी जो ऐसे है जिसका नाम है माई वॉच, ये काफ़ी फेमस लिखी हुई चीज़ है हमारे ऑथर मार्क ट्वेन के बारे में। The point of discussion of this short essay is a watch that the author has been using for 18 months without interruptions. तो अब बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्कशन किस बारे में पूरा डिस्कस हो रहा है पूरे ऐसे में, एक वॉच के बारे में जो कि हमारे ऑथर 18 महीनों से यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शंस, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के। 18 महीने से न घड़ी रुकी न बंद हुई, सब बढ़िया चली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। He then started believing that this watch will never go wrong. और इतनी अच्छी चलती थी ये वॉच कि ऑथर को ये बिलीव होने लगा कि ये वॉच कभी गलत हो ही नहीं सकती, हमेशा सही चलेगी और ऐसे ही रहेगी। इन हिज बिलीव ही लेट द वॉच रन वन नाइट, और इसी झूठी बिलीफ में रहते रहे वो, और एक दिन रात को ही लेट द वॉच रन, यानी एक दिन रात में ये वॉच उनके हाथ से गिर गई जमीन पे। रिजल्टेंटली, यानी इसका क्या रिजल्ट निकला, द ऑब्वियस हैपेंड, इट स्टॉप्ड, घड़ी चलना बंद हो गई, स्टॉप हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट इट अप बाय गेसिंग द टाइम। अगले दिन ऑथर उठे, उन्होंने घड़ी को गेस करते हुए, कुछ तुक्का मारते हुए घड़ी का टाइम सेट कर दिया कि चलो ऐसे ऐसे करके चल रही है तो चलो ठीक है, सुबह चलना स्टार्ट हो गई तो उसका टाइम सेट कर देता है। हाउएवर इट मेड द वॉच रन, हाउएवर इट मेड दिस वॉच स्लो एंड रनिंग बिहाइंड। तो इस वजह से सेट तो कर दी वॉच, अब गिर गई तो प्रॉब्लम तो आई होगी, तो वॉच कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो हो गई और 4 मिनट स्लो हो गई इनकी वॉच। टू रिजॉल्व दिस इशू ही वेंट टू अ वॉच मेकर एंड द ट्रबल्स स्टार्ट अनफोल्डिंग नेक्स्ट। और इस प्रॉब्लम को सही कराने ये एक वॉच मेकर यानी घड़ी बनाने वाले इंसान के पास ले गए अपनी वॉच को, और बस यहीं से पूरा ट्रबल, यहीं से पूरी परेशानी, दिक्कत स्टार्ट हो गई। इस तरीके से ऑथर 7 वॉच मेकर्स यानी 7 अलग अलग घड़ियां बनाने वाले लोगों के पास गए, क्योंकि जब भी वो किसी घड़ी बनाने वाले के पास जाते थे, पहले वाले के पास गए तो घड़ी अचानक से बहुत स्पीड में बढ़ गई, दूसरे के पास ले गए तो घड़ी एकदम स्लो हो गई, तीसरे के पास गए तो आधा टाइम घड़ी सही चलती थी, आधा टाइम आवाज़ें करती थी, आवाज़ें आती थी, डिस्टर्बेंस होता था। कभी दूसरे वॉच मेकर के पास गए तो बोलते थे ऑयलिंग होएगी इसमें, ऑयलिंग करी तो भाई घड़ी के टाइम में दिक्कत हो गई। कभी 10 बजने में जब 10 मिनट होते थे, यानी जब भी कभी 9:50 का टाइम होता था, ये वो टाइम होता है जब घड़ी की दोनों हैंड्स 10 पे होती है, तो जैसे ही घड़ी पे दोनों हैंड्स 10 पे आए, 9:50 का टाइम हुआ, घड़ी के दोनों कांटे एक साथ चलने लगते थे। तो कभी क्रिस्टल में प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ, कभी किंग बोल्ट नाम की मशीनरी के पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे करके वहीं से इनके सारे ट्रबल्स स्टार्ट हो गए। हालांकि इन्होंने घड़ी सिर्फ $200 की खरीदी थी, लेकिन 7 वॉच मेकर्स के पास जब तक ले गए, घड़ी रिपेयर करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं, सुधरवा रहे हैं, लेकिन घड़ी ठीक ही नहीं हो रही। इस वजह से इन्होंने $200 की घड़ी के ऊपर $2000 से $3000 खर्च कर लिए सिर्फ रिपेयरिंग में। This struggle continued and ultimately the author realized that he had spent a lot of money getting it back to its initial condition. और प्रॉब्लम्स फिर कंटिन्यूसली बढ़ती गई, कंटिन्यू चली गई, घड़ी ठीक ही नहीं हुई। अभी ये प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, ऐसे कर करके ऐसा ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दिया है इसकी इनिशियल कंडीशन में इसको लाने के लिए, यानी जैसी ही शुरुआत में थी उस कंडीशन पे लाने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च कर लिया है, एंड इट इज़ नॉट वर्थ दिस ट्रबल। और अब ये वर्थ इट नहीं है, इतना यूजफुल नहीं है कि $200 की घड़ी पे मैंने $2,000 से $3,000 खर्च कर दिए हैं। इवेंचुअली ही गेव अप ऑन इट, और इवेंचुअली फाइनली उन्होंने क्या किया, गेव अप कर दिया कि नहीं, मुझे तो अब इस पर कोई पैसा खर्च ही नहीं करना है। और ऑथर को अपने एक अंकल विलियम्स की बात याद आ रही है जो अब जिनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा घोड़ा वो होता है जब तक वो भाग रहा है और रेस में तुम्हें जिता रहा है, और एक अच्छी घड़ी तब तक वही होती है जिसके ऊपर रिपेयर करने वालों का हाथ नहीं पड़ा हो। यानी जिस दिन रिपेयरर के हाथ में घड़ी गई, उन्होंने खोली, समझो घड़ी पिछड़ना स्टार्ट हो गई, यानी वो कोई इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेसिकली इस
छोटे से प्यारे से ऐसे में एक छोटा मैसेज हमको ये मिल रहा है कि चीज़ों की ओरिजिनलिटी में कभी छेड़खानी मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो। जैसी चीज़ है उसको वैसे ही रहने दो। अगर उसमें बार बार आप इम्प्रोवाइजेशंस करोगे तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रुक जाएगी, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, उसमें हमेशा डिसएडवांटेजेस ही दिखेंगे, प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। So this was all about summary, and now let's discuss few questions and answers. Question number 1. What was the importance of the watch to the author? Author के लिए अपनी घड़ी की क्या importance थी, क्या अहमियत थी? So the answer is the watch was important to the author as it showed him the correct time. तो वॉच ऑथर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो एकदम करेक्ट टाइम दिखाती थी ऑथर को, दस कीपिंग इन पंक्चुअल, और इस वजह से ऑथर हर जगह पंक्चुअल होते थे, यानी बिल्कुल टाइम पे पहुंचते थे। मीटिंग में, कहीं अपॉइंटमेंट थे, डिनर खाने टाइम पे, कि घड़ी सही टाइम बता रही तो सही जगह पहुंचना है। ही हैड इट वर्किंग प्रॉपरली फॉर 18 months until he let it run down. जब उन्होंने खरीदी थी उस दिन से लेके 18 महीने तक घड़ी बहुत बढ़िया प्रॉपरली चली बिना कोई प्रॉब्लम के, लेकिन वन डे इट लेट इट रन डाउन, यानी फेल ऑफ। एक दिन उनसे घड़ी हाथ से गिर गई तो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। ही हैड फेथ ऑन इट्स जजमेंट। ऑथर को जजमेंट पे, घड़ी की जजमेंट पे कि जो मुझे टाइम बताएगी उस पर फेथ था, यानी विश्वास था, लेकिन जब से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई तो वो प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हुई। तो इसलिए ऑथर के लिए उनकी घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका टाइम बिल्कुल वो सही बताती थी, और इसकी वजह से ऑथर हर जगह बहुत पंक्चुअल यानी टाइम पे रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट वर द अटेम्प्ट्स मेड बाय द ऑथर टू गेट हिज वॉच रिपेयर्ड? ऐसे कौन से अटेम्प्ट्स, ऐसी कौन सी कोशिशें थी जो ऑथर ने करी थी अपनी वॉच को रिपेयर कराने के लिए यानी सुधरवाने के लिए? तो आफ्टर वर्किंग करेक्टली फॉर 18 months द ऑथर लेट इट वॉच रन डाउन। तो 18 महीने बढ़िया वॉच चलने के बाद एक दिन ऑथर से रन डाउन हो गई वॉच, यानी गिर गई। He went to all possible watchmakers starting from the chief jeweler the very next day. जिस दिन गिरी उसके अगले ही दिन ऑथर एक चीफ ज्वेलर के पास गए अपनी वॉच को रिपेयर कराने के लिए, और इसके बाद भी जब नहीं बनी तो बहुत सारे अलग अलग वॉच मेकर्स के बाद टोटल 7 वॉच मेकर्स के पास गए अपनी घड़ी बनवाने। द हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट पुश्ड द रेगुलेटर ऑफ द वॉच a little too much which worsened its condition. अब जो बिजनेस था वॉच मेकर का, जो एस्टैब्लिशमेंट था, वहाँ का जो हेड मैन था जो काम करता था, उसने घड़ी के रेगुलेटर को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, जिसकी वजह से घड़ी की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई, बहुत बदतर हो गई। वो बहुत तेज़ चलने लगी, कैलेंडर से 13 दिन आगे चलने लगी थी। Then the author went to another watchmaker who kept it for a week and slowed it down, however too much. फिर ऑथर एक दूसरे वॉच मेकर के पास गए, उसने बोला ऑयलिंग होगी, इसमें क्लीनिंग होगी और इसमें रेगुलेशन भी होगी, सब होगा, 1 हफ्ता रख के जाओ फिर आके ले जाना। 1 हफ्ते बाद जब लेने गए तो थोड़ी दिन सही चली, उसके बाद वो बहुत भयानक तरीके से स्लो डाउन हो गई, घड़ी बहुत स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से ऑथर के सब मीटिंग टाइम सब मिस होता जा रहा था, डिनर टाइम सब मिस होता जा रहा था। Then he went to another who kept it for 3 days and a couple of more. फिर वो एक और वॉच मेकर के पास गए थे जिन्होंने बोला कि भाई 3 दिन रख के जाओ, मैं ठीक करके जाऊंगा। एंड देन कपल ऑफ मोर, और इस तरीके से कई और 7 टोटल ऑफ 7 वॉच मेकर्स के पास वो गए अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए। इवन आफ्टर हैविंग स्पेंट thousands of dollars, none of the watchmakers could fix the watch. और $200 की वॉच खरीदने के बाद भी हज़ारों डॉलर उन्होंने खर्च कर लिए, 2000 से कुछ $3000 उन्होंने खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी कोई भी उनकी वॉच को फिक्स नहीं कर पाया, यानी रिपेयर नहीं कर पाया। तो ऑथर ने बहुत कोशिशें की थी। एक्सप्लेन दीज लाइन्स, अब आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं, आपको उन लाइन्स का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। नंबर ए यानी पहली लाइन है, I seemed to detect myself a sort of sneaking fellow feeling for the mummy in the museum and the desire to swap news with him. तो ये जो लाइन्स है ये खुद ऑथर ने कही थी और इनका मीनिंग क्या है? After being oiled, cleaned and regulated for the second time, the watch came to home to author after a week. अब पहली बार खराब हुई यानी तब बहुत फास्ट हो गई थी, फिर दूसरी बार जब वो बनवाने गए वॉच मेकर के पास तो उन्होंने बोला था थोड़ी ऑयलिंग लगेगी आपकी वॉच में, थोड़ी क्लीनिंग लगेगी और थोड़ा वॉच को रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के लिए आपको वॉच को रख के जाना पड़ेगा। फिर ऑथर के घर वो वॉच कब आई? 1 हफ्ते बाद। However, the watch was slowed down to such a degree that the author missed all his appointments, his dinner, etc. अब इस बार वॉच इतनी स्लो स्पीड में चलने लगी
इतनी स्लो स्पीड में कि ऑथर सब मिस करने लगे। उनके इंपॉर्टेंट मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स, डिनर टाइम सब मिस होने लगा। ऑथर को लग रहा होता कि भाई अभी 9 बज रहे हैं, अभी खाता हूँ डिनर, लेकिन बज कितने रहे होते थे, एक्चुअली 12-1 बज रहे होते थे रात के। तो बहुत स्लो हो गई थी उनकी घड़ी। ही फेल्ट लाइक ही वॉज ड्रिफ्टेड इन द पास्ट समवेयर। तो ऑथर को लगा कि इतनी पीछे चली गई है मेरी घड़ी, जैसे कि मैं कहीं पास्ट में, कहीं भूतकाल में बहुत पीछे चला गया हूँ। ग्रेजुअली द वॉच स्लोड इवन मोर, ही फेल्ट लाइक ही वॉज लिविंग इन द प्रीवियस वीक। धीरे धीरे वॉच इतनी स्लो होने लगी कि ऑथर को लगने लगा कि मैं पिछले हफ्ते में जी रहा हूँ। घड़ी 1 हफ्ता पीछे चल रही तो उनको लगा कि मैं भी 1 हफ्ता पीछे जी रहा हूँ। The author felt like he missed all that he was happening in the world. तो प्रेजेंटली जो भी दुनिया में चल रहा था, ऑथर लग रहा था उनको, ऑथर को लगा कि मैं वो सब मिस करता जा रहा हूँ, मैं कहीं पीछे पास्ट में जा रहा हूँ क्योंकि घड़ी मेरी बहुत पीछे चल रही है। The author here compares the situation to that of a mummy who belongs to ancient time. तो इस सिचुएशन को ऑथर कंपेयर करते हैं मम्मी के साथ जो एंशिएंट टाइम यानी पुराने ज़माने में रहती थी। मम्मीज़ रहती थी इजिप्ट में, उनसे कंपेयर कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं तो मम्मीज़ के ज़माने में चला गया हूँ, इतना पीछे मेरी घड़ी चलने लगी है। He felt it ideal to find a fellowship with the mummy in some museum. He probably had been to an ordinary or imaginary one. तो ऑथर को लगा कि ऐसा कर, अब तो ऐसा लग रहा है मेरी घड़ी इतनी पीछे चल रही है कि मुझे एक किसी मम्मी यानी इजिप्ट में रहने वाली जो मम्मी होती है उससे फेलोशिप यानी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरी घड़ी बहुत पीछे चल रही है। तो अब मैं दुनिया से इतना पीछे हो चुका हूँ कि अब मुझे अपने व्यूज़, अपने विचार किससे शेयर करने पड़ेंगे? मम्मी से, क्योंकि मैं इतना पीछे चल रहा हूँ। तो ये सब उनकी सब इमेजिनरी बातें थी। He felt traveling in the past just like the mummy due to the slow time projected by his watch. तो उनको ऐसा लग रहा था मैं पास्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी घड़ी स्लो हो गई है, इतने पीछे चली गई है कि मैं भी पास्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ। जहाँ पास्ट में मम्मी है मैं उस ज़माने में चले गया हूँ। उनको ऐसा लग रहा था मैं दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया हूँ। तो इन लाइन्स का ये मीनिंग है। नेक्स्ट, within a week it sickened to a raging fever and its pulse went up to 150 in the shade. तो ये बात भी ऑथर बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही घड़ी का ऐसा लग रहा था कि वो सिक हो गई है, इतनी बीमार हो गई है कि रेजिंग फीवर, बिल्कुल क्रेजी तरीके से पागल हो गई है मेरी घड़ी, और जैसे कोई बुखार हो गया और इतनी स्पीड में चलने लग गई है कि स्पीड में बिल्कुल 150 एंड शेड की स्पीड में पहुंच गई। तो अब स्पीड बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है घड़ी की। उस बारे में इस लाइन में बोला जा रहा है। तो रीड करते हैं आंसर। When the author let his watch run down after 18 months, he took it to the chief jewelers to set it by the exact time. अब 18 महीने वॉच बढ़िया चली ऑथर की, लेकिन एक दिन रात में उनसे रन डाउन हो गई यानी गिर गई। तो अगले दिन वो चीफ जूलर के पास ले गए अपनी वॉच को सेट कराने के लिए यानी रिपेयर कराने के लिए एग्जैक्ट टाइम, ताकि उनकी वॉच बताए। द हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट डिस्पाइट बीइंग स्टॉप्ड बाय द ऑथर पुश्ड द रेगुलेटर। अब जो हेड था वहाँ का, चीफ जूलर के वहाँ का जो हेड था, ऑथर को उसने मना भी किया। ऑथर ने हेड को मना भी किया कि भाई मेरी वॉच को मत खोलो, सिर्फ 4 मिनट स्लो चल रही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस टाइम सेट कर दो। तभी भी उस हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ने ऑथर की बात नहीं मानी और घड़ी को खोल के उसका रेगुलेटर कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया। दिस गेव द वॉच अ किक एंड द वॉच शॉट अहेड ऑफ इट्स टाइम। ऐसा लगा कि वॉच को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, जैसे वॉच को कोई किक मिल गई है और अपने टाइम से कुछ ज़्यादा ही तेज़ वॉच चलने लगी, स्पीड बढ़ गई वॉच की। इट गेन्ड फास्टर एंड फास्टर डे बाई डे, और हर दिन पर दिन घड़ी की स्पीड बढ़ती चली गई उनकी। पोस्ट 2 months it appeared to be having some sort of fever with an extremely high pulse rate। और 2 महीने बाद तो ऐसा लगने लगा कि जैसे घड़ी को कोई बुखार चढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत हाई पल्स रेट पे चल रही है, यानी बहुत हाई स्पीड पे मेरी वॉच चल रही है। It moved 13 days ahead of the actual date, and when the year touched October, the author commented the watch was enjoying the snowfall of November already। तो साल के दिन यानी कैलेंडर से 13 दिन तेज चलने लगी उनकी घड़ी। जो आज की एक्चुअल डेट है, मान लो आज कोई डेट है, तो उससे 13 दिन आगे की डेट चलने लगी थी उनकी घड़ी, जिस वजह से ऑथर ने बोला कि चल क्या रहा था, अक्टूबर चल रहा था। अक्टूबर में पतझड़ का महीना चल रहा था, अभी लीव्स का कलर चेंज हो रहा था, और घड़ी क्या टाइम बता रही थी, नवंबर का स्नोफॉल दिखा रही थी, इतनी आगे घड़ी चल रही थी। This strange behavior annoyed the author a lot, and so he decided to get it repaired once again। तो घड़ी का ये अजीब सा जो बिहेव कर रही थी घड़ी, इससे ऑथर बहुत ज़्यादा अनॉय हो गए थे, परेशान और इरिटेटेड हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं इसको फिर से once again एक और बार रिपेयर करा देता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने 7 बार रिपेयर कराया, लेकिन फिर भी
कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरी में उन्होंने गिव अप कर दिया कि अब मैं इस पर खर्चा करूँगा ही नहीं, क्योंकि घड़ी तो अल्टीमेटली ख़राब ही हो गई है। तो आपको सिंपली एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके बाद आपको दिए रहते हैं उसके 4 ऑप्शंस, और जो आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन है या चारों आप ऑप्शन में से जो सबसे सही, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है, उस पर आपको लगाना है एक टिक मार्क। तो इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे माई वॉच। तो ये जो ऐसे हमने पढ़ा है, जिसके हमने सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, समरी पढ़ ली, क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ लिए, वीडियोस आ गए, अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और देख के आइए। तो ये जो हमारा ऐसे है जिसका नाम है माई वॉच, इसके ऑथर कौन है, यानी कि ये ऐसे लिखा किसने है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए, बर्ट्रांड रसेल। ऑप्शन नंबर बी, जी.एन. डेवी। ऑप्शन नंबर सी, मार्क ट्वेन। एंड ऑप्शन नंबर डी, जॉन रस्किन। तो क्लियरली हमने चैप्टर पढ़ा है, थॉरली सब कुछ कवर किया, और जब हमने पढ़ा था तो हमने अबाउट दी ऑथर भी पढ़ा था। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा और आपको याद होगा तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, मार्क ट्वेन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मार्क ट्वेन ही ऑथर है हमारे ऐसे माई वॉच के। सो लेट्स चेक, यस, ऑप्शन नंबर सी, मार्क ट्वेन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was the watch important for the author? तो जो हमारे ऑथर थे मार्क ट्वेन, उनके लिए उनकी वॉच, जो उनकी घड़ी जो थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी ज़रूरती क्यों थी, इतनी ज़रूरतमंद वॉच क्यों थी उनके लिए, यानी उनको क्यों ज़रूरत थी अपनी वॉच की। तो ऑप्शंस हैं, ए, बिकॉज इट शोड हिम करेक्ट टाइम, क्योंकि उनकी वॉच उनको करेक्ट टाइम यानी सही टाइम दिखाती थी। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट केप्ट हिम पंक्चुअल, क्योंकि उनकी वॉच उनको पंक्चुअल रखती थी, यानी कि आपकी वॉच आपको सही टाइम दिखाती है और सही टाइम दिखाने की वजह से आप हर जगह पंक्चुअल होते हो, यानी टाइम पे पहुंचते हो। कोई मीटिंग है, कोई अपॉइंटमेंट है, डिनर टाइम, लंच टाइम, हर जगह आप टाइम पे पहुंच रहे हो, यानी कि आप पंक्चुअल हो। तो क्योंकि इस वॉच की वजह से वो पंक्चुअल थे। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनकी वॉच बहुत एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी थी, इस वजह से क्या उनके लिए उनकी वॉच इंपॉर्टेंट थी। तो इसका ऑप्शन है, इसका एक रीज़न है ऑप्शन नंबर सी का, कि उनकी वॉच उनके लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर थी लेकिन एक्सपेंसिव नहीं थी, यानी महंगी नहीं थी। उनकी वॉच मात्र $200 की थी, जो कि बहुत सस्ती होती है, बहुत ही चीप प्राइस की होती है, इसलिए एक्सपेंसिव तो नहीं थी। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों ही ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है। तो जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है, हमें बिल्कुल पता है कि वॉच बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाती थी, 18 महीनों तक वॉच ने बिल्कुल सही टाइम दिखाया था और बिल्कुल उनको पंक्चुअल भी रखा था। लेकिन 18 महीने बाद जब वॉच एक रात उनके हाथ से गिर गई, फिर वॉच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, मैं 1-2 सेकंड का इस तरीके से साइड में पॉज भी ले लिया करूंगी, सो दैट जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट्स लेने हैं क्वेश्चंस के, दे कैन इजीली टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, What was the cost of the watch? वही क्वेश्चन जो अभी जिसका आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वॉच का कॉस्ट क्या था, यानी हमारे ऑथर ने वो वॉच ओरिजिनली कितने रुपए में खरीदी थी। तो ऑप्शंस हैं, ए $20, ऑप्शन बी $200, ऑप्शन सी $2000 या ऑप्शन डी $22। तो क्लियरली हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ और मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हिंट भी दिया कि हमारे वॉच की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी $200। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। $200 की थी ओरिजिनल, मतलब $200 वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द वॉच। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी मंथ्स द वॉच वर्कड प्रॉपरली। वॉच खरीदने के बाद कितने महीनों तक, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीनों तक जो उनकी वॉच थी वो प्रॉपरली वर्क करी, यानी बिल्कुल सही से काम करा उनकी वॉच ने। तो ऑप्शंस हैं, ए 18 मंथ्स, कि 18 महीनों तक बिल्कुल बढ़िया चली वॉच, फिर उसके बाद गिरी तो प्रॉब्लम्स आई। ऑप्शन बी 8 मंथ्स, 8 महीने। ऑप्शन सी 12 मंथ्स यानी 1 साल, या ऑप्शन डी 28 मंथ्स। तो क्लियरली मैंने अभी आपको बताया और चैप्टर में भी हमने पढ़ा है
कि वॉच खरीदने से 18 महीनों तक बिल्कुल सही से उनकी वॉच प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी यानी चल रही थी, लेकिन एक रात जब उनके हाथ से गिर गई तो वॉच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। और कैसी प्रॉब्लम्स आई? कभी वॉच 4 मिनट स्लो चलने लगी, कभी वॉच ने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा गेन कर ली, इतनी गेन कर ली कि कैलेंडर से भी 13 डेज आगे चलने लगी वॉच। कभी वॉच इतनी ज़्यादा स्लो डाउन हो गई कि हमारे ऑथर के सारे अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, लंच टाइम, डिनर टाइम सब मिस होते जा रहा था। सो ऑप्शन नंबर ए, 18 months is the right option to this question. Next, question number 5. Where did the author take his watch for repair for the first time? अब जब 18 महीने बाद एक रात वॉच जो थी ऑथर के हाथ से रात में गिर गई तो उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, यानी वो ठीक से वर्क करना उसने बंद कर दिया वॉच ने। तो अगले ही दिन सुबह ऑथर जो थे अपनी वॉच को कहाँ ले गए? रिपेयर कराने के लिए, यानी सुधरवाने के लिए ले गए। तो कई बार वॉच में प्रॉब्लम हुई तो इस तरीके से वॉच को 7 टाइम्स उन्होंने रिपेयर कराया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वॉच खराब हुई गिरने से, तो वो अपनी वॉच को रिपेयर कराने के लिए किसके पास ले गए और कहाँ ले गए थे? तो ऑप्शंस हैं, नंबर ए, टू द स्टीम बोट इंजीनियर। क्या वो पहली बार अपनी वॉच को स्टीम बोट इंजीनियर के पास सही कराने के लिए ले गए? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वॉच को 7 टाइम्स रिपेयर कराया था और जब वो 7वीं बार रिपेयर कराने के लिए गए तब वो स्टीम बोट इंजीनियर के पास ले गए थे अपनी वॉच रिपेयर कराने के लिए, फर्स्ट टाइम नहीं गए थे। ऑप्शन बी, टू द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है। तो लोहार के पास वो अपनी वॉच क्यों सही कराने जाएंगे? तो लोहार के पास तो वो एक भी बार नहीं गए, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, टू द चीफ ज्वेलर शॉप। जो चीफ यानी मेन ज्वेलर की शॉप थी मार्केट में, वहां पे वो पहली बार अपनी वॉच को रिपेयर कराने के लिए गए थे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वो फर्स्ट टाइम अपनी वॉच को रिपेयर के लिए चीफ ज्वेलर्स की शॉप में गए थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है टू द गन स्मिथ। गन स्मिथ वो इंसान होता है, गन स्मिथ, जो गन बनाने का और गन्स को, बंदूकों को रिपेयर करने का काम करता है। तो भाई एक वो 7 बार रिपेयर कराया, लेकिन इनमें से एक भी बार वो गन स्मिथ के पास नहीं गए हमारे ऑथर। और गन स्मिथ के पास क्यों जाएंगे भाई? वॉच रिपेयर कराने के लिए वॉच मेकर के पास या चीफ ज्वेलर की शॉप पे जाएंगे या कहीं जाएंगे ना, गन बनाने वाले के पास क्यों ही जाएंगे? सो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, who said these lines? A good horse was a good horse until it had run away once, and that a good watch was a good watch until the repairers got a chance at it. तो आपके ऐसे में लास्ट में जब आपका ऐसे खत्म हो रहा होता है तो किसी एक इंसान ने ये लाइंस बोली। तो ये जो लाइंस है इनका मतलब पहले बता देती हूँ मैं। इस लाइन का मतलब होता है कि एक अच्छा घोड़ा वो घोड़ा होता है जब तक वो भाग रहा है रेस में और आपको जिता रहा है या आपको उसके बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं। और एक अच्छी घड़ी तब तक अच्छी घड़ी होती है जब तक वो रिपेयर करने वालों के हाथ में नहीं पहुंची, क्योंकि जैसे ही घड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगी वो आप रिपेयरर के पास ले जाओगे और रिपेयर करने वाले क्या कर देंगे, पूरी घड़ी को खोल देंगे, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे, जिसकी वजह से वो सही कभी भी नहीं होने वाली, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस किसने बोली? हु सेड दीज लाइंस? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंकल रॉबर्ट, ऑप्शन बी अंकल विलियम, ऑप्शन सी मार्क ट्वेन यानी जो हमारे ऑथर हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी बोल रहे हैं कोई भी नहीं, ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं है। तो क्लियरली हमारे ऑथर ने तो ये लाइन नहीं बोली है, लेकिन जो हमारे ऑथर के अंकल थे उन्होंने कभी ये बात बोली होगी जो शायद चैप्टर में जिंदा बताए नहीं गए हैं, ना ही उनका कोई ऐसा जिक्र हुआ है। तो ऑथर लास्ट में बोलते हैं कि मुझे अपने अंकल विलियम की एक बात याद आ रही है जो उन्होंने कही थी कि एक अच्छा घोड़ा वो घोड़ा है जब तक वो भाग रहा है रेस में और आपको पैसे जिता रहा है, और एक अच्छी घड़ी तब तक अच्छी घड़ी होती है जब तक वो रिपेयरर के हाथ में या वॉच सुधारने वालों के हाथ में एक बार भी नहीं पहुंची हो। तो अंकल रॉबर्ट कोई भी ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं जिसके बारे में आपके ऐसे में मेंशन किया है, तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं। और नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी अंकल विलियम। तो हमारे ऑथर मार्क ट्वेन के जो अंकल विलियम थे
उन्होंने ये बात कही थी और उनकी बात उनको याद आ रही थी लास्ट में, क्योंकि उन्होंने इतनी बार घड़ी को रिपेयर करा दिया 7 टाइम्स और उसके पास भी उनकी घड़ी बन नहीं पाई और उन्होंने जितने की घड़ी नहीं खरीदी उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा उन्होंने उसके रिपेयर में खर्चा कर दिया था। तो तब उनको अपने अंकल विलियम की ये बात याद आई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, अंकल विलियम, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the end, how much money did the author spend on the repairing of the watch? आखिरी में जब 7 टाइम्स उन्होंने अपनी घड़ी को रिपेयर करा ली और जब वो थक गए, जब वो हार गए और 7 बार रिपेयर कराने के बाद भी उनकी घड़ी नहीं बनी, तो उन्होंने अपनी घड़ी में, ऑथर ने अपनी घड़ी पर कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया था सिर्फ रिपेयरिंग में, सिर्फ सुधरवाने में उन्होंने कितना खर्चा कर दिया था? तो ऑप्शंस है 1000 से $2000 तक, 2000 to $3000 इतना खर्चा कर दिया था रिपेयरिंग में, ऑप्शन सी $3000 to $4000, ये ऑप्शन डी $4000 to $5000। तो आंसर है जो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उनकी वॉच की वो थी $200। उन्होंने ओरिजिनली वॉच कितने में खरीदी थी? सिर्फ चंद $200 में, लेकिन 7 बार रिपेयर कराने के बाद ऑथर ने रियलाइज किया कि वो $2000 to $3000 यानी $2000 से $3000 तक खर्चा कर चुके हैं सिर्फ रिपेयरिंग में, अपने वॉच को सुधरवाने में। इसीलिए उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी घड़ी को छोड़ दिया, हार मान ली और उस पर खर्चा करना बंद कर दिया। विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ऑथर स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वॉच इज डैश। जब ऑथर ने वॉच खरीदी थी और 18 महीनों तक वो बिल्कुल सही चली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो ऑथर ने क्या बिलीव करना, यानी क्या यकीन करना स्टार्ट कर लिया था अपनी वॉच के बारे में कि मेरी वॉच कैसी है? तो ऑप्शंस हैं ए, इनफॉलेबल। इनफॉलेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें कभी कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं हो सकती और ये हमेशा परफेक्टली वर्क करेगी। ऑप्शन बी का मतलब होता है फॉलेबल। तो इनफॉलेबल का उल्टा यानी ऑपोजिट होता है फॉलेबल। फॉलेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें जो कभी ना कभी प्रॉब्लम करती रहती है, दिक्कत आती रहती है, उसमें प्रॉब्लम आती रहती है और सही से कोई चीज वर्क नहीं करती। ऑप्शन सी अनसेफ, कोई चीज जो सेफ नहीं है यानी कि आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अब वॉच है भाई, कोई बॉम्ब तो नहीं है कि आपके लिए अनसेफ हो गई कि फट जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली हो नहीं सकता। ऑप्शन डी इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट नहीं है, तो वो तो उनकी वॉच तो 18 महीनों तक बिल्कुल परफेक्टली चल रही थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल क्लियरली ये वर्ड दिया हुआ है आपके ऐसे में भी और हमने पढ़ा भी है कि जब 18 महीनों तक ऑथर की वॉच बिल्कुल बढ़िया चलने लगी तो उन्होंने क्या यकीन करना स्टार्ट कर लिया कि मेरी वॉच क्या है, मेरी वॉच इनफॉलेबल है, यानी ये कभी खराब नहीं हो सकती, इसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं आ सकती, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो फॉलेबल भी सही नहीं होगा क्योंकि फॉलेबल तो इसका उल्टा होता है यानी कि गलती होना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, इनफॉलेबल। नेक्स्ट, विच आर द पार्ट्स ऑफ अ वॉच मेंशन्ड इन द एसे। अभी जो आपका ऐसे है इसमें कई सारे आपके वॉच के पार्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है, तो कुछ पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में चैप्टर में मेंशन किया गया है, उनके नाम। सो ऑप्शन नंबर ए है बैरल। बैरल आपके वॉच का वो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल देखिए डायल होता है और जो डिजिटल वॉचेस होती है उनके बीच में ऐसे छोटा सा एक राउंड होता है जो छोटा सा ऐसा इस तरीके से होता है, तो इसको आप कहते हो बैरल। ओके। ऑप्शन नंबर बी है किंग बोल्ट। जब आप अपनी घड़ी के पार्ट्स खोल देते हो तो अंदर से एक मैकेनिकल स्प्रिंग जैसा इस तरीके का कुछ पार्ट होता है जो अटैच रहता है अंदर की मशीन से, उसे हम कहते हैं किंग बोल्ट। ऑप्शन सी है हैंड्स, यानी घड़ी की जो सुई होती है, जो घड़ी के दोनों कांटे होते हैं, मिनट्स का हैंड और सेकंड्स का हैंड और आपके आवर का जो हैंड होता है, जो घड़ी के इस तरीके से कांटे होते हैं, उसे हम कहते हैं हैंड्स। तो क्लियरली चैप्टर में इन तीनों ही वॉच के पार्ट्स के बारे में मेंशन हुआ कि बैरल
एक बार एक वॉच मेकर ने बोला कि बैरल में दिक्कत आ गई है, बैरल आपका स्वोलन हो गया है, फूल गया है, तो उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। फिर एक बार वॉच मेकर ने बोला किंग बोल्ट में दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। और घड़ी के कांटों में प्रॉब्लम आ गई थी, एक बार एक वॉच मेकर ने बोला। तो तीनों ही वो वॉच के पार्ट्स के नाम है जो चैप्टर में मेंशन करे गए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शन मेंशन है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इसके अलावा एक और वॉच का पार्ट है जिसका नाम चैप्टर में मेंशन किया गया है और वो है क्रिस्टल। तो डायल के ऊपर जो एक कांच लगा रहता है इसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ये भी एक नाम है वॉच के पार्ट का जो चैप्टर में मेंशन्ड है। अगर आपके एग्जाम में क्रिस्टल के बारे में आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों? क्योंकि क्रिस्टल भी मेंशन डेफिनेटली हुआ है आपके ऐसे में। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर द वॉच वॉज क्लीन्ड अप? जब प्रॉब्लम आ गई 4th से 5th टाइम वॉच में, तो फिर से एक वॉच मेकर के पास गए हमारे ऑथर वॉच को रिपेयर कराने के लिए। तो वॉच मेकर ने बोला कि इस वॉच को क्लीन अप करना पड़ेगा, थोड़ी इसके अंदर से सफाई करनी पड़ेगी, रेगुलेटर को पुश करना पड़ेगा, थोड़ी ऑयलिंग करनी पड़ेगी, तो सही हो जाएगी आपकी वॉच। फिर जब वॉच क्लीन अप हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्लीन अप हो गई तब क्या सही हुई वॉच कि नहीं हुई? फास्ट हो गई स्पीड की स्लो हो गई, क्या हुआ? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट वर्कड परफेक्टली। जब क्लीन अप हो गई वॉच तो वॉच फिर परफेक्टली बढ़िया तरीके से वर्क करने लग गई, यानी चलने लग गई। ऑप्शन बी, इट गेन्ड इट्स स्पीड। वॉच ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, यानी बहुत तेज तेज उसकी स्पीड चलने लगी वॉच की। ऑप्शन सी, इट स्लोड डाउन टू सच अ डिग्री दैट द ऑथर मिस्ड ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स। वॉच क्लीन अप कर जब हुई तो सही चलने की बजाय बहुत स्लो डाउन हो गई, यानी वॉच की स्पीड इतनी धीमी हो गई, इतनी कम हो गई कि जो हमारे ऑथर थे वो अपने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग, डिनर टाइम, लंच टाइम सब मिस करते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी तो भाई 7 ही बज रहे हैं, लेकिन वो इतनी स्लो हो चुकी थी घड़ी कि शाम के अभी भी 4 बज रहे थे या 5 बज रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था, ऑथर अपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मिस कर रहे थे। ये ऑप्शन नंबर डी, नथिंग हैपेंड। क्लीन अप होने के बाद भी वॉच में कोई सुधार नहीं आया, वैसी की वैसी कंडीशन थी, कोई दिक्कत या कुछ भी सुधार अब या स्पीड गेन, स्पीड डिक्रीज कुछ हुआ ही नहीं वॉच में। तो क्लियरली हमने चैप्टर पढ़ा है और हमें पता है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्लीन अप करने के बाद, रेगुलेट करने के बाद और ऑयलिंग करने के बाद भी वॉच की सही नहीं हुई, बल्कि उसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि ऑथर के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, डिनर टाइम, लंच टाइम सब मिस होने लगे, उनसे सब छूटने लगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, everything was well with the watch except one thing. What was that thing? तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वॉच के साथ सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ वेल था, बढ़िया, सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसमें कुछ लास्ट में प्रॉब्लम आई थी। और वो एक चीज क्या थी? जब 6th टाइम ऑथर गए, मतलब जब 6th बार उन्होंने अपनी वॉच को वॉच मेकर से जाकर रिपेयर करवाया, तो इस बारी उनकी वॉच परफेक्ट चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज में दिक्कत आ गई थी। तो वो एक चीज क्या थी जिसमें दिक्कत आई थी? 6th टाइम की बात हो रही है। तो ऑप्शंस है, when the hands hit 10 minutes to 10 they would travel together from then on। यानी जब 10 बजने में 10 मिनट होते थे, यानी जब घड़ी में 9:50 का टाइम होता था, तो जब घड़ी में 9:50 का टाइम अगर हो रहा है तो कांटे कैसे होंगे? नाइन 50 का अगर टाइम होगा, यानी 10 minutes to 10, सॉरी 9:50, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यानी ये 9:50 हो रहा है,
यानी अभी 10 बजने में 10 मिनट है, 10 मिनट्स टू 10, यानी 10 बजने में जब 10 मिनट होते थे और जब दोनों ही आवर का हैंड और मिनट का हैंड एक साथ 10 पर आने वाला होता था, जब दोनों ही हैंड्स एक साथ होते थे, तब जैसे ही ये दोनों एक साथ आते थे दोनों हैंड्स, तो ये दोनों कांटे एक साथ ट्रैवल करते थे, यानी अलग अलग ट्रैवल नहीं करते थे, दोनों ही कांटे एक साथ पूरा ट्रैवल करते थे। यानी ये वो एक चीज में दिक्कत आ गई थी, यानी पूरी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, सिर्फ जो एक चीज दिक्कत आई थी वो ये आई थी, जब भी 9:50 का टाइम आता था, यानी 10 मिनट्स टू 10, घड़ी में 10 बजने में 10 मिनट जब होते थे, तो इस तरीके से दोनों कांटे एक साथ चलते थे। तो क्या ये वो प्रॉब्लम थी? और ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन द हैंड्स हिट 5 minutes to 5 दे वुड ट्रैवल टुगेदर फ्रॉम देन ऑन। जब 5 बजने में 5 मिनट होते थे, अगेन समथिंग इस तरीके का जब टाइम होता था ऐसा, तो दोनों कांटे एक साथ चलने लगते थे। क्या ऐसा होता था? ऑप्शन नंबर सी, द बेल्ट वॉज टैटर्ड। टैटर्ड का मतलब फटा पुराना, जब पुराना हो जाती कोई चीज तो फट जाती है, लेदर निकलने लगता है। तो क्या ये दिक्कत आ रही थी घड़ी में? ये दिक्कत आ गई थी कि जो बेल्ट था उनकी घड़ी का वो फटा पुराना हो गया था और बहुत टैटर हो गया था, यानी बहुत ओल्ड वोर्न आउट हो गया था। ये ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर से दिएगा एक भी ऑप्शन नहीं। तो क्लियरली हमने चैप्टर पढ़ा है और हमें पता भी है कि 6th टाइम जब वो घड़ी को रिपेयर कराने गए थे तो सब कुछ यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा था घड़ी में, सिर्फ एक चीज में दिक्कत आ रही थी और वो दिक्कत यही थी कि जब घड़ी 10 minutes to 10 यानी 10 बजने में 10 मिनट दिखा रही थी इस तरीके से, तो दोनों ही कांटे एक साथ ट्रैवल करते थे, यानी एक साथ चलने लगते थे। तो ये दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से फिर से वो 7th और लास्ट टाइम स्टीम बोर्ड इंजीनियर के पास गए थे अपनी घड़ी को दिखाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द वॉच वॉज रिपेयर्ड इन टोटल? पूरी जब तक घड़ी उनके पास थी, जब तक ऑथर के पास घड़ी थी, तो टोटल में वॉच कितनी बार रिपेयर कराई उन्होंने आखिर? तो ऑप्शन ए है 4 टाइम्स, ऑप्शन बी 5 टाइम्स, ऑप्शन सी 10 टाइम्स, ये ऑप्शन डी 7 टाइम्स। तो क्लियरली इतने एक्सप्लेनेशन में, प्रीवियस एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि घड़ी उन्होंने टोटल 7 टाइम्स रिपेयर कराई थी और फिर भी उनकी घड़ी ठीक नहीं हुई थी और अंत में उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी हार मान ली अपनी घड़ी पे और छोड़ दिया कि बस भैया, कहाँ $200 की घड़ी खरीदी थी और कहाँ $2000 से $3000 में इसके रिपेयरिंग में खर्च कर चुका हूँ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 7 टाइम्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू दिस एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत इजी हमारा ऐसे था और एमसीक्यूज भी इसके बहुत इजी थे, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और समरी के वीडियोस देखे हैं तो एमसीक्यूज तो आपके लिए बिल्कुल बहुत चुटकियों का खेल है, आप समझिए। ओके, आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पे जाइए which is magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपका इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन दिया है। अगर आपको वोवन वर्ड्स बुक के वीडियोस देखना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे लिस्ट ऑफ वीडियोस इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे नंबर 1 माई वॉच देखना है या उसके वीडियोस देखने हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। And do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।